हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इस चैनल। तो यार, मूवी की शुरुआत में हमें एक पुलिस ट्रक दिखाया जाता है जिसके अंदर कुछ कैदियों को लेकर जाया जा रहा है। वह ट्रक पेट्रोल भरवाने के लिए एक जगह पर रुकता है जहां पर कैदियों को वॉशरूम जाने के लिए भेज दिया जाता है। तभी एक पुलिस वाले को शक होता है कि इनमें से एक कैदी मिस है, तो वह उसे देखने के लिए जाता है। तभी हमारे मूवी के मेन हीरो कार्वेन को दिखाया जाता है। फिर ये सभी उस ट्रक से आगे बढ़ते हैं जहां इन्हें एक रशियन जेल में रखा जाता है और वहां इन्हें अपने अपने सेल में भेज दिया जाता है। फिर अगली सुबह दो बदमाश कार्वेन के पास आते हैं और चोर आजमाइश करते हैं, तो कार्वेन अपना दम दिखाते हुए इन्हें मारता है और घायल कर देता है। फिर यहाँ की पुलिस कार्वेन को इस झगड़े के लिए जेलर के पास लेकर जाते हैं। जेलर उससे कहता है कि तुम मुझे जानते हो कि तुम शिमोन चैन हो जो किरोव गैंग को चलाता है। तुम्हारी बंदूकें दुनिया भर में हजारों पुरुषों और महिलाओं को बेदर्दी से मारती है। तो जेलर कहता है कि आखिर तुम हो कौन? तो कार्वेन कहता है कि मैं शिकारी हूँ, और वह उसे पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है। वहीं कार्वेन के नीचे एक शेर की खाल पड़ी होती है, तो कार्वेन उस शेर का दांत निकालकर उस पर हमला कर देता है और वह जेलर के साथ उसके सभी साथियों को मारकर यहाँ से भागता है। कार्वेन की भागने की स्पीड बहुत ही जबरदस्त होती है, मानो कोई शेर भाग रहा हो। ये बड़े बड़े जंप लगाता है और इतनी तेज भागता है कि कोई भी बुलेट उसे छू नहीं पाती, और वह कुछ ही पल में जेल से भाग जाता है। और यहाँ से भागने के बाद उसे एक बड़े तूफान का सामना करना पड़ता है। वह उस तूफान में चला जाता है जहाँ उसे एक भेड़िया मिलता है। वह उसका शिकार करने ही वाला होता है, तो कार्वेन उसे आंखों से डराकर यहाँ से भगा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्वेन के लिए यहाँ पर पहले से एक प्लेन जेट खड़ा है, यानी कि कार्वेन जेलर को मारने के लिए जानबूझकर जेल के अंदर गया था। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हमें 16 साल पीछे एसटी माइकल एकेडमी दिखाई जाती है, जहां पर दो भाई सर्गी और डीमोन होते हैं। इन्हें कोई बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे पापा तुम्हें लेने के लिए आए हैं। फिर ये गाड़ी में बैठते हैं जहां पर इनका फादर निकोल इनका पहले से वेट कर रहा था, जो इन्हें बताता है कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तो ये दोनों भाई काफी उदास हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद अब हम उनकी शोक सभा में जा रहे हैं, लेकिन इनका फादर इन्हें हंटिंग के लिए लेकर जाता है। तभी हमें पता चलता है कि निकोल एक शिकारी है और वह एक माफिया गैंग को चलाता है। वह जानवरों की बॉडी में स्मगलिंग भी करता है और वह अपने दोनों बच्चों को अपने जैसा बनाना चाहता था, लेकिन निकोल के दोनों बच्चों को इसका काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और इसके बाद में हमें क्लिप्सो नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसके पास कुछ कार्ड होते हैं। तभी उसकी ग्रैंड माँ उसके पास आती है और वह उसे कहती है कि ये रहस्यमय कार्ड है, मैं ये तुम्हें देने ही वाली थी क्योंकि भविष्य में जो घटना होने वाली थी वो हाल ही में होने वाली है। इसलिए वह ये कार्ड उसे सौंप देती है और क्लिप्सो को कार्ड के साथ साथ एक लिक्विड देती है और कहती है कि तुम इसका सही से इस्तेमाल करना। ये लिक्विड मरे हुए को फिर से जिंदा कर सकता है। इसके बाद हमें निकोल और उसके दोनों बेटों को दिखाया जाता है जो कि शिकार कर रहे होते हैं। दरअसल निकोल का मकसद यही था कि वह शिकार के जरिए इन दोनों बच्चों को बेरहम बनाए और वह उन्हें अपने जैसा बनाकर अपने कारोबार यानी कि इस माफिया को आगे चलाना चाहता था। इन दोनों में सर्गी बॉडी में काफी अच्छा था और स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इसका भाई डिमो काफी कमजोर था। इस दिन ये एक हिरन का शिकार करके वापस आ जाते हैं और फिर रात के समय निकोल अपने साथियों के साथ होता है, जहां पर उसका एक साथी उसे कहता है कि तुम हमेशा जार नाम के शेर का शिकार करने के लिए आते हो, लेकिन वह तुमसे अभी तक नहीं हो पाया। क्या वो शेर सच में है या एक मन घड़त कहानी है? तो निकोल बताता है कि ये सच में है। जार ने लगभग 2000 लोगों को मारा है। तो उसका साथी कहता है कि तुम ऐसा रिस्क क्यों ले रहे हो? आखिरकार तुम उसे क्यों मारना चाहते हो? तो निकोल कहता है कि किसी बड़े को मारकर ही बड़ा बना जाता है। और दूसरी तरफ डिमो अपने भाई सर्गी से कहता है, जिस तरह से पापा तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं तुम्हारी बहादुरी की वजह से, वैसी रिस्पेक्ट मुझे कब मिलेगी? और वह कहता है कि मुझे माँ की याद आ रही है। तो सर्गी कहता है कि सब कुछ हो जाएगा, अब तुम सो जाओ। इसके अगले दिन जब वह शिकार करने के लिए जाते हैं तो निकोल अपने साथियों के साथ आगे होता है और ये दोनों भाई पीछे होते हैं। तभी इनके सामने अचानक जार आ जाता है जो कि बहुत ही बड़ा शेर था। निकोल सर्गी को कहता है कि तुम इसे शूट करो, लेकिन सर्गी उसकी आंखों में देखने लगता है और उससे जार पर तरस आ जाता है, इसलिए वह गोली नहीं चला पाता। तो फिर जार के ऊपर निकोल पीछे से गोली चलाता है
जिस वजह से जार को गुस्सा आ जाता है और वह सर्गी के ऊपर हमला कर देता है और सर्गी को अपने जबड़े में डालकर इधर उधर गिराने लगता है और वह उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। निकोल उसके ऊपर लगातार गोलियां चला रहा था, लेकिन जार को इसका कोई असर नहीं होता। वह सर्गी को अपने जबड़े में जकड़कर अपने साथ जंगल में ले जाता है, पर वह सर्गी को मारता नहीं, उसे जिंदा छोड़ देता है। तभी यहाँ से क्लिप्सो की फैमिली गुजर रही होती है, तो क्लिप्सो को पता चलता है कि शायद यहाँ पर कोई घायल है, तो वह उस तरफ जाती है तो आगे सर्गी को घायल पड़ा देखती है। फिर जार सर्गी को देखकर यहाँ से चला जाता है। फिर क्लिप्सो अपनी ग्रैंडमा के दिए हुए सिरप को सर्गी को पिलाती है। उस सिरप को पिलाने के बाद सर्गी की बॉडी में कुछ हलचल होती है और तभी यहाँ पर रेस्क्यू टीम आकर सर्गी को रेस्क्यू कर लेती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर कहते हैं कि इसका बचना मुश्किल है और लगभग सर्गी मर ही चुका था। लेकिन एकदम से उसके शरीर में जान आ जाती है और वह बच जाता है। डीमो अपने भाई से मिलकर काफी खुश होता है, लेकिन निकोल यहाँ पर आकर डॉक्टर से कहता है कि मैं इसे घर लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन डॉक्टर उसे काफी मना करते हैं कि निकोल सर्गी को अपने साथ घर ले आता है, जहाँ सर्गी अपनी मॉम का एक लेटर देखता है जिसमें लिखा था कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी अपने फादर जैसा नहीं बनोगे, क्योंकि निकोल अपनी वाइफ को कमजोर मानता था क्योंकि वह अपने बच्चे और परिवार की परवाह करती थी और निकोल को ऐसा लगता था कि ये कमजोर है। वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और इसी वजह से वह डीमो को भी पसंद नहीं करता था। इसके बाद निकोल सर्गी को अपने पास बुलाता है कि तुमने उस शेर को क्यों नहीं मारा, क्या तुम अपनी माँ की तरह कमजोर हो? और वह कहता है कि जिस तरह का मैं काम करता हूँ उसमें कमजोर लोगों की जगह नहीं और आगे तुम्हें मेरा काम संभालना है। और वह उसे दिखाता है कि जार को उसने मार दिया है, तो सर्गी को काफी गुस्सा आता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और इसी बात को लेकर इनके बीच में काफी बहस छिड़ जाती है और सर्गी काफी नाराज हो जाता है। फिर रात के समय सर्गी अपना सामान पैक करके घर से भाग रहा होता है, तो डीमो उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन सर्गी उसे कहता है कि मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। और फिर सर्गी यहाँ से रशिया के जंगल में चला जाता है। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा भैंसों का झुंड भागता हुआ आता है। सर्गी काफी डर जाता है, लेकिन उन भैंसों में से एक भैंस सर्गी के बिल्कुल सामने खड़ जाती है और बाकी भैंसें इसके पास से निकल जाती हैं। सर्गी उस भैंस की आंखों में देखता है और वह भैंस यहाँ से चली जाती है। फिर सर्गी उस जंगल में जाता है जहाँ पर उसकी माँ उसे अक्सर लेकर आया करती थी, तो सर्गी यहाँ पर रहने लगता है और इसे अपना घर बना लेता है। और सुबह के वक्त सर्गी एक हिरन के पीछे भागता है और तभी उसे महसूस होता है कि उसके शरीर में कुछ अजीब हो रहा है। वह इतनी तेज भाग रहा है और इतना बड़ा जंप लगा रहा है। इसके बाद वह तेजी से एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और देखता है कि वहां पर कुछ भैंसों को शिकारियों द्वारा मारा जा रहा है। तो सर्गी उनके पास जाकर उन्हें रोकता है, लेकिन वह नहीं मानते। तो सर्गी उनके हाथ से चाकू छीनकर उन दोनों को मार देता है। इसके बाद हमें फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है। सर्गी वापस जंगल में आ गया है, जहाँ पर कुछ शिकारी भैंसों का शिकार कर रहे होते हैं। सर्गी इन्हें यहाँ रोकता है और कहता है कि ये मेरा इलाका है, तुम इस तरह से जानवरों को नहीं मार सकते, लेकिन वे सर्गी की एक भी नहीं मानते। तो सर्गी उनकी चलती हुई गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और उन्हें एक एक करके मारने लगता है। ये सभी शिकारियों को खत्म कर देता है, लेकिन इनमें से एक साथ वाली गाड़ी यहाँ से निकल जाती है, पर सर्गी उसका नंबर नोट कर लेता है। इसके बाद हमें लंदन शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर वह शिकारी जो गाड़ी लेकर भाग गया था उसे दिखाया जाता है। वह जंगल की उस रिपोर्ट को अपने बॉस को बताने वाला होता है, लेकिन जब वह ऑफिस में पहुंचता है तो उसकी बॉस की जगह पर सर्गी वहां बैठा होता है, जिसने उसके बॉस को ऑलरेडी मार दिया है और अब उसे मारने वाला है। दरअसल सर्गी उन शिकारियों को मारता है जो भैंसों को मारते हैं या माफिया गिरोह को चलाते हैं। सर्गी इन सभी की लिस्ट बनाकर रखता है और सर्गी को माफिया में हंटर नाम से जाना जाता है। हंटर इस बंदे का नाम काटकर उसे मार देता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्लिप्सो को दिखाया जाता है, जो कि काफी बड़ी हो चुकी है और पेशेवर वकील है, लेकिन कुछ दिन पहले उसकी फ्रेंड को रेप करके किसी ने मार दिया था, इसलिए वह काफी दुखी होती है। तभी उसके पास हंटर आता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है, मैंने उस रेपिस्ट को मार दिया है। इसके बाद वह उसे कार्ड दिखाता है जो उसने बचपन में दिया था। वह उस कार्ड के बारे में पूछता है तो क्लिप्सो उसे कहती है कि तुम्हें अभी तक याद है
दरअसल ये मेरी ग्रैंड माँ ने मुझे दिया था। तो सरगी यानी हंटर उसे पूछता है, क्या तुम्हारी ग्रैंड माँ के पास अभी भी वो सिरप है जो तुमने मुझे पिलाया था? तो क्लिप्सो कहती है कि मेरी ग्रैंड माँ मर चुकी है और उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही सिरप दिया था जो मैंने तुम्हें पिला दिया। और इतना कहने के बाद ये यहाँ से चली जाती है। और इसके बाद में क्लिप्सो देखती है कि हंटर ने सचमुच उस रेपिस्ट को मार दिया है। तभी वह समझ जाती है कि क्रेवन ही हंटर है जो कि बुरे लोगों को मारता है। इसके बाद में क्लिप्सो कार्वेन को मिलती है और उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। तो कार्वेन उसे कहता है कि तुम मुझे उन मुजरिमों की जानकारी दो जो कानून से बच जाते हैं, क्योंकि मैं उन्हें सजा देना चाहता हूँ। तो क्लिप्सो कहती है कि मेरी नज़र में तुम भी एक मुजरिम हो, मैं तुम्हारा साथ क्यों दूं? पर वह उसे कहता है कि मुझ में और उनमें कुछ फर्क है और मेरी नज़रों में जो मैं कर रहा हूँ शायद वो ठीक है। तो क्लिप्सो ना चाहते हुए भी उससे वह नोट्स पकड़ लेती है। इसके बाद हमें माफिया के एक और लीडर रेनो को दिखाया जाता है और उसे पता चलता है कि उसके सबसे बड़े दुश्मन को किसी ने मार दिया है। तो वह जानना चाहता था कि आखिरकार इतना पावरफुल कौन है जिसने मेरे दुश्मन को मारा है। लेकिन इसी के साथ वह अपने दुश्मन का कारोबार भी अपने अंडर में करना चाहता था। इसलिए वह अपने दुश्मन के आदमियों को अपने पास बुलाता है और जब वह आदमी उसके पास आते हैं तो वह रेनो को देखने के बाद उसे शूट करने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रेनो को गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा। उसकी बॉडी एक पत्थर में बदल जाती है और उसके शरीर में कुछ तो पावर थी। तभी रेनो के स्नाइपर इन सभी को मार देते हैं और इनमें से 2 जिंदा बचते हैं, जिसमें एक आदमी रेनो के साथ मिलने के लिए दूसरे को शूट कर देता है। फिर रेनो अपने शरीर में एक पाइप लगाता है जिसकी वजह से वह अपने असली रूप में वापस आ जाता है और जो रेनो के साथ मिला है उसका नाम मॉरिस है। इसके बाद हमें कार्वेन के फादर निकोल को दिखाया जाता है जो कि मॉरिस को बिजनेस मीटिंग के लिए अपने रेस्टोरेंट में बुलाता है जहां पर डीमो पियानो बजा रहा था। मॉरिस यहां पर निकोल से मिलता है, लेकिन मॉरिस ने पहले ही रेनो के साथ हाथ मिला लिया था, इसलिए वह अब सिर्फ निकोल को मारने की प्लानिंग से यहाँ पर आया था और उसके लोग निकोल पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। लेकिन निकोल इनसे कम नहीं था, वह माफिया गैंग ऐसे ही नहीं चला रहा था, वह इनका डटकर मुकाबला करता है और इन सभी को मार देता है। लेकिन इसी दौरान डीमो काफी डर जाता है और डर के मारे टेबल के नीचे छुप जाता है, जिससे निकोल को डीमो पर शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर इसके बाद ये बात जब रेनो को पता चलती है कि निकोल ने उसके आदमियों को मार दिया है तो वह मन ही मन काफी गुस्सा होता है। लेकिन तभी उसका आदमी रेनो को बताता है कि जिसने हमारे बिजनेस पार्टनर को मारा है वह हंटर कोई और नहीं बल्कि कार्वेन है। इसलिए वह कार्वेन की कमजोरी को ढूंढने लगता है और दूसरी तरफ कार्वेन जो कि अपने भाई डिमोन से मिलने के लिए आता है क्योंकि आज डीमो का बर्थडे है। वह दोनों भाई अपने पिता के साथ मिलकर डीमो का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि कार्वेन और उसके फादर की बिल्कुल भी नहीं बनती। इस दिन डीमो जमकर ड्रिंक करता है और वह कार्वेन को अपने साथ रहने के लिए कहता है। तो कार्वेन एक रात के लिए उसके पास रुक जाता है, लेकिन अब इसे जंगल में सोने की आदत थी, इसलिए उसे बंद कमरे में नींद नहीं आती। इसलिए वह उठकर बाहर चला जाता है और गार्डन में जाकर सो जाता है। और जब सुबह होती है तो वह अपने भाई के पास आता है, लेकिन वापस आने के बाद उसे पता चलता है कि उसका भाई कमरे में नहीं है। फिर वह उसे इधर उधर देखने लगता है तो उसके भाई को कुछ लोग किडनैप करके यहाँ से लेकर जा रहे थे। तो कार्वेन बिल्डिंग से सीधा जंप कर जाता है और भागकर इन्हें पकड़ने की कोशिश करता है और किसी तरह से गाड़ी तक पहुंच जाता है और वह गाड़ी पर चढ़कर जोर जोर से पंच मारता है। लेकिन गाड़ी बुलेट प्रूफ होती है, उस पर उसका कोई असर नहीं होता और इतनी ज्यादा स्पीड होने की वजह से कार्वेन नीचे गिर जाता है। लेकिन गिरने के बावजूद भी वह गाड़ी का पीछा नहीं छोड़ता, वह उसके पीछे भागता रहता है। और इसके बाद में डीमो को हेलीकॉप्टर से लेकर जाया जा रहा था तो कार्वेन इसके पीछे पहुंच जाता है और वह हेलीकॉप्टर को रोकने की कोशिश करता है। वह यहाँ पर पड़ी एक रस्सी को हेलीकॉप्टर में फंसा देता है और अपनी ओर खींचता है। वह इस रस्सी को एक शिप के साथ बांध देता है, पर वह रस्सी ज्यादा देर नहीं टिक पाती तो कार्वेन हेलीकॉप्टर पर उस रस्सी से लटक जाता है। लेकिन आगे ब्रिज होने की वजह से वह पानी में गिर जाता है और वह डीमो को यहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद में कार्वेन लॉयर क्लिप्सो के पास जाता है और कहता है कि मेरे भाई को किसी ने किडनैप कर लिया है, तुम्हारी जानकारी और जासूस काफी हैं, इसलिए तुम पता करो कि मेरे भाई को किसने किडनैप किया है। और इसके कुछ ही देर में क्लिप्सो बता देती है
कि तुम्हारा भाई कौन से शहर में है। इसके बाद कार्वेन अपने फादर के पास जाता है तो उसके फादर को पहले से ही पता था कि डीमो को किसी ने किडनैप कर लिया है और वह उससे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो कार्वेन अपने फादर को कहता है कि तुम उसे पैसे दे दो और मेरे भाई को छुड़ाओ। लेकिन निकोल कहता है कि अगर मैंने उन्हें पैसे दे दिए तो वह मुझे कमज़ोर समझने लगेंगे और मेरा अब तक बना बनाया रुतबा मिट्टी में मिल जाएगा। मैं अपनी इमेज को नहीं खो सकता, चाहे इसके लिए मुझे अपने बेटे की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। इसके बाद हमें क्लिप्सो को दिखाया जाता है जिसके पास एक बंदा आता है जो कि डीमो की राइट इन्फॉर्मेशन देता है कि वह कहाँ पर है। और क्लिप्सो के यहाँ से जाते ही रेनो के भेजे हुए एक आदमी से मिलता है जिसके पास अजीब सी पावर है। वह लोगों को हिप्नोटाइज करके मार देता है। फिर क्लिप्सो कार्वेन को उसके भाई की पूरी जानकारी दे देती है कि वो आखिरकार कहाँ पर है। तो कार्वेन अपनी जेट से होता हुआ सीधा उस इलाके में पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचने के बाद जो यहाँ पर सोल्जर होते हैं इन सभी को मारने लगता है। वह एक एक सोल्जर को मारकर आगे बढ़ रहा था। बिना हथियार के भी कार्वेन इन सब पे भारी पड़ रहा था और अपने भाई के पास पहुंचने ही वाला था। लेकिन तभी उसके ऊपर एक मिसाइल दागी जाती है जिससे ब्लास्ट होता है और कार्वेन पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दब जाता है। तभी हम यहाँ पर रेनो के उस आदमी को देखते हैं जो हिप्नोटाइज करता है, यानी कि डीमो को रेनो ने किडनैप करवाया है और पूरी प्लानिंग के साथ हंटर को यहाँ पर मारने के लिए बुलाया गया था। और इन्हें लगता है कि शायद अब हंटर मारा गया, लेकिन जब ये नीचे जाकर देखते हैं तो हंटर यानी क्रेवेन अभी भी जिंदा है। और जो सोल्जर क्रेवेन को देखने आते हैं वह इन्हें मारकर सीधा क्लिप्सो को फोन करता है और कहता है कि ये सब ट्रैप था मुझे मारने के लिए और शायद अब तुम्हें भी खतरा है, तुम जल्दी से वहां से निकलो और मैं जो जगह कहता हूँ वहां पर पहुंचो। इसके बाद में क्लिप्सो जेट से होती हुई क्रेवेन के पास उस जंगल में आ जाती है जहां पर क्रेवेन रहता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। इतने में एक चीता आकर क्रेवेन के ऊपर हमला कर देता है। क्रेवेन उसके साथ फाइट करता है और ये फाइट काफी जबरदस्त होती है। क्रेवेन उसे बड़ी आसानी से हरा देता है जैसे कि उसका रोज का काम हो। और दूसरी तरफ रेनो का आदमी उसे बताता है कि क्रेवेन हमसे बचकर भाग गया है, लेकिन उसकी जेब से एक फूल मिला है और मुझे पता है कि क्रेवेन अब कहाँ पर है। और दूसरी तरफ क्लिप्सो और क्रेवेन उस जंगल में एक दूसरे के साथ होते हैं। क्रेवेन अपनी बातों में उससे पूछता है कि जो सिर्फ तुमने मुझे बचपन में पिलाया था क्या वो अभी भी तुम्हारे पास है। तो क्लिप्सो कहती है कि वह मेरी ग्रैंडमा ने मुझे दिया था और अब मेरी ग्रैंडमा इस दुनिया में नहीं है तो वो सिरप भी नहीं है। इसके बाद हमें रेनो को दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरी टीम के साथ क्रेवेन को मारने के लिए जंगल आ रहा है। लेकिन इस बात का पता क्रेवेन को पहले से था कि मुझे मारने के लिए वह लोग आएंगे, इसलिए उसने जंगल में काफी ट्रैप बना रखे थे। और जब रेनो की टीम यहाँ पर पहुंचती है तो वह उस ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं और उसी ट्रैप की मदद से क्रेवेन रेनो के एक एक आदमी को चुन चुन कर मार रहा था। लेकिन तभी क्रेवेन का सामना रेनो के उस हिप्नोटाइज करने वाले आदमी से होता है जो कि क्रेवेन को हिप्नोटाइज करके जहर का इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है, जिससे क्रेवेन को अजीब से विजुअल आने लगते हैं और उसकी बॉडी में जहर फैलने लगता है और वह बंदा क्रेवेन को शूट करने ही वाला होता है। लेकिन तभी क्लिप्सो यहाँ पर पहुंचकर उस बंदे का काम तमाम कर देती है और क्रेवेन के पास जाती है जो कि अब मरने ही वाला था। तो वह उसे एक सिरप पिलाती है जो कि उसने उसे पहले पिलाया था। उसने क्रेवेन को झूठ बोला था कि उसके पास कोई सिरप नहीं, लेकिन उसके पास था। इसके बाद रेनो के आदमी उसे बताते हैं कि हिप्नोटाइज करने वाले बंदे ने हंटर को मार दिया है, इसलिए रेनो काफी खुश हो जाता है कि अब से मेरा कोई भी दुश्मन नहीं बचा। वहीं डीमो जो कि इनकी कैद में था वह ये बात सुनकर काफी उदास हो जाता है। फिर रेनो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ से वापस जा रहा होता है। तभी जंगली भैंसों का एक बहुत बड़ा झुंड इनकी गाड़ियों की तरफ आ रहा होता है। तो रेनो अपने शरीर से वो पाइप निकाल देता है और उसका शरीर पूरा पत्थर का बन जाता है और देखते ही देखते वह जंगली भैंसें इन सब की गाड़ियों के ऊपर चढ़कर इन्हें कुचल देती है, जिससे रेनो के काफी आदमी यहाँ पर मारे जाते हैं। और इसी दौरान रेनो एक भयानक मॉन्स्टर के रूप में बदल जाता है और तभी एंट्री होती है क्रेवेन यानी हंटर की। फिर हंटर और रेनो के बीच में काफी तकड़ी फाइट होती है, लेकिन रेनो हंटर से काफी ताकतवर था। वह उसके ऊपर काफी भारी पड़ता है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पत्थर की बन चुकी थी। वह हंटर को पूरी तरह से मारता है तो हंटर उसकी कमजोरी ढूंढने लगता है
और तभी वह देखता है कि उसकी बॉडी के अंदर वह छेद है जहाँ से वो पाइप लगाता है। इसके बाद हंटर एक बड़ी सी रॉड लेकर रेनो को उस छेद में डाल देता है, जिससे रेनो मरने लगता है। लेकिन उसके मरने से पहले हंटर उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चलता कि मैं ही हंटर हूँ। तो रेनो उसे बताता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे तुम्हारे फादर ने दी थी। इसके बाद में सीन कट होता है और क्रेविन अपने फादर निकोल से मिलने के लिए पहुंच जाता है। निकोल उसे बताता है कि मुझे पहले से पता था कि तुम ही हंटर हो। रेनो मेरे कारोबार में सबसे बड़ी अड़चन थी और मैं उसको कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं इतना स्ट्रांग नहीं था और मैं अपने रास्ते के कांटे को हटाना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। फिर क्रेविन, जो कि बुरे लोगों को मारने की लिस्ट बनाता था, उसे पता था कि उसका फादर भी एक बुरा आदमी है, वह उसे कैसे छोड़ देता। इसलिए हंटर एक बियर को इशारा करता है और क्रेविन जब यहाँ से जा रहा होता है तो वह बियर उसके बाप का काम तमाम कर देता है। इसके बाद में क्रेविन अपने भाई से मिलता है जिसने अपने फादर की जगह ले ली थी और अब वह अपने फादर का गिरोह चलाने वाला था। और डिमोन जब रेनो की कैद में था तो उसने भी अपने शरीर के ऊपर कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था जिससे उसके शरीर के अंदर कुछ अजीब सी पावर आ गई थी। तो क्रेविन अपने भाई के लिए फिर से सोच में पड़ जाता है और इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।